एक किसान के घर में एक पेड़ होता है। उस पेड़ पे वो किसान रस्सी डालता है और फांसी लगा के लटक जाता है। जैसे ही वो किसान उस पेड़ पे रस्सी लगा के फांसी लगा के लटकता है तो घर में चीख पुकार मच जाती है। जैसे ही घर में चीख पुकार मचती है तो घर के लोग और आसपास के लोग आते हैं, उस किसान की रस्सी को काटते हैं और उसको नीचे उतारते हैं। और तभी गांव का कोई आदमी पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस आती है, उस किसान को लेके अपने साथ चली जाती है। इसके बाद ये मामला कोर्ट में जाता है, पहले निचली कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में भी वही फैसला सुनाया जाता है जो कि निचली कोर्ट में होता है। वो कहते हैं कि इस किसान को तब तक फांसी के फंदे पे लटकाया जाए जब तक कि इसकी मौत ना हो जाए। अब वो व्यक्ति राष्ट्रपति जी के पास क्षमा याचना के लिए चिट्ठी लिखता है। अब राष्ट्रपति जी उसकी चिट्ठी को पढ़ते हैं, उसके मामले में जांच पड़ताल करवाते हैं, तो राष्ट्रपति जी खुद कहते हैं कि इस व्यक्ति को फांसी दी जानी चाहिए और बाकायदा उसकी फांसी की डेट भी मुकर्रर कर दी जाती है। और वो तारीख होती है 8 अगस्त सन 2013। अब जैसे ही सेंट्रल जेल जबलपुर को ये खबर मिलती है कि 8 अगस्त को इसको फांसी दी जानी है, तो 7 अगस्त को ही उस जेल में सारी तैयारी कर ली जाती हैं। जो प्रक्रियाएं होती हैं उस जेल में कर ली जाती हैं कि रस्सी कहाँ से मंगानी है, इसको फांसी कौन देगा, डॉक्टर कौन कौन रहेंगे, और भी उनके अलावा उस जेल में जिस समय उसको फांसी लगेगी कौन कौन मौजूद होगा। ये सारी प्रक्रियाएं 7 अगस्त को ही होना शुरू हो जाती हैं। अब इस सब के ऊपर रिहर्सल भी होना शुरू हो जाती हैं। तो जेल के अंदर जितने भी कैदी होते हैं उन सब के बीच में एक बात होना शुरू हो जाती है कि जो किसान था ना, जो फांसी पे लटक के आत्महत्या करने का नाटक कर रहा था, उसको कल सुबह इस जेल में फांसी दी जाएगी। रात को तकरीबन 11:30 बजे के आसपास उस जेल में एक संदेश आता है। उस संदेश में लिखा होता है कि अभी इस व्यक्ति की फांसी को रोका जाए, जब तक कि इस अगला आदेश ना आ जाए इस व्यक्ति की फांसी को रोका जाए। आखिरकार कौन था वो व्यक्ति, कौन था वो किसान जिसको फांसी दी जा रही थी? आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि निचली अदालत से लेके राष्ट्रपति तक उसको फांसी देने के पक्ष में थे? कौन था वो व्यक्ति? आज की कहानी के माध्यम से ये हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है सीहोर, और सीहोर ज़िले का एक थाना लगता है इच्छाव्रत, और इच्छाव्रत थाना क्षेत्र का एक गांव है कनेरिया। दरअसल गांव का ही एक किसान होता है और किसान के 4 बेटे होते हैं, और इन चारों बेटे के नाम कुछ इस तरह से होते हैं। पहले बेटे का नाम छगन लाल होता है, दूसरे बेटे का नाम मगन लाल होता है, तीसरे बेटे का नाम जगन लाल होता है और चौथे बेटे का नाम अगन लाल होता है। छगन, मगन, जगन, अगन, दरअसल उसके 4 बेटे होते हैं, और इन 4 बेटों में से जो उसका दूसरे नंबर का बेटा होता है मगन लाल गांव के ही किनारे पर रहा करता था। उसका घर जो था वो पक्का बना हुआ था और उसके घर में एक पेड़ भी था। मगन लाल की 2 बीवियां थीं और साथ में उसकी 5 बेटियां भी थीं, और मगन लाल के पास थोड़ी बहुत ज़मीन भी थी। मगन लाल का एक दोस्त होता है रामलाल, जो कि उसी गांव का रहने वाला होता है। मगन लाल रामलाल से कहता है कि यार मैं अपनी ज़मीन बेचना चाहता हूँ। जैसे ही रामलाल ये बात सुनता है तो रामलाल कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम इस ज़मीन को बेचना चाहते हो तो मैं बिकवा दूंगा। अब जैसे ही मगन लाल को पता चलता है कि उसकी ज़मीन बिक सकती है और आसानी से भी बिक सकती है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब वो खुश होता है तो शाम को जाके दारू पीता है। अब दारू पीता है, उसके बाद वो अपने घर जाता है। घर जाता है तो उसकी 2 पत्नियां होती हैं, एक का नाम होता है बसंती और दूसरी का नाम होता है संतो। अब वो संतो और बसंती से कहता है कि मैंने तय कर लिया है कि मैं अपनी ज़मीन को बेचूंगा। संतो और बसंती उससे कहती हैं कि देखिए आपकी 5 बेटियाँ हैं, अब वो 5 बेटियाँ कैसे पलेंगी? अगर आपने ज़मीन बेच दी तो कैसे पलेंगी? तो मगन लाल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने तय कर लिया है कि मैं अपनी ज़मीन को बेचूंगा ही बेचूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो संतो और बसंती अपने जेठ और देवरों के पास जाती हैं और उससे कहती हैं कि पता नहीं इनको क्या हो गया है, ये अपनी ज़मीन को बेचना चाहते हैं, ये किसी की सुनी नहीं रहे। अब इसके भाई इसके घर पे आते हैं और उसे समझाते हैं कि भाई ये ज़मीन को बेचने के बारे में ज़्यादा मत सोचो, अगर ज़मीन बेच दोगे तो क्या खाओगे। अब इसी बात पे इसके घर पर रोज़ाना कलेश होना चालू हो जाता है। अब होता क्या है, जो मगन लाल होता है वो सुबह शाम अपनी पत्नियों से झगड़ा करता, लड़ता कि भाई मुझे ज़मीन बेचनी है, और वो दोनों उसको रोकती रहे सुबह शाम। अब इसके घर में रोज़ाना कलेश ऐसे ही होता था। अब क्या होता है,
जो संतो और बसंती जो होती हैं वो मजदूरी करके अपना घर चलाया करती थी, अब कोई दिक्कत नहीं। अब 11 जून सन 2010 की रात की बात है, संतो और बसंती ने खाना खा लिया था, इसकी 5 बेटियों ने भी खाना खा लिया था। अब इससे कहती हैं कि खाना खा लो, अब वो खाना नहीं खाता। अब उसकी संतो और जो बसंती थी उनको रोजाना की नाटक की इसकी पता था कि ये खाना खाएगा नहीं खाएगा, फेंकेगा, शोर मचाएगा, क्योंकि वो दारू पी के आता है। अब वो क्या करती हैं, उसके सामने वो खाना रख देती हैं। अब वो खाने को उठाता है और घर में टहलने लगता है। वो उस खाने को नहीं खाता क्योंकि उसके घर में सिर्फ उसी की नहीं चल रही थी, बाकी सब उसके ऊपर अपनी मनमानी कर रहे थे। अब वो सारी रात खाना नहीं खाता, उस खाने को साइड में रखता है और सो जाता है। हालांकि उसे खाली पेट भूख लगती है और नींद नहीं आती, लेकिन वो फिर भी सो जाता है। अब दूसरा दिन निकलता है, सुबह होती है। अब दोनों ही पत्नियां, जिसमें कि एक पत्नी खाना बना रही थी और दूसरी पत्नी खाना परोस रही थी, उसके पास जाती है कि खाना खा लो, तुमने रात को भी खाना नहीं खाया था। लेकिन वो नहीं मानता, वो तब भी गुस्सा होता है। अब होता क्या है, उसकी पत्नी उसके पास खाना रख देती है, वही शाम की तरह से। अब वो खाना उठाता है, घर में टहलने लगता है। अब उसकी पत्नी कहती है इसका तो रोजाना का नाटक है, बस इनको जमीन बेचनी जमीन बेचनी जमीन बेचनी, लेकिन ये किसी की सुनी नहीं रहे। अब वो दोनों उसके हाथ में थाली देखती हैं कि खा लेंगे, खाएंगे खाएंगे, नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। वो दोनों पत्नियां मजदूरी के लिए निकल जाती हैं। मजदूरी ज़्यादा दूर नहीं कर रही होती हैं, घर से थोड़ी ही दूर पे वो दोनों पत्नियां मजदूरी करती हैं। अब पत्नियां तो अपने काम पे चली गई, लेकिन जो व्यक्ति होता है जगनलाल, वो अपने घर में ही होता है। वो सारे दिन गुस्सा करता रहता है। अब शाम को 5 बजे का समय होता है। उसकी जो 5 बेटियां होती हैं वो घर के बाहर खेल रही होती हैं। उसकी पहली बेटी जिसका नाम लीला होता है, उसकी उम्र 6 साल होती है। दूसरी बेटी जिसकी उम्र 5 साल होती है, उसका नाम सविता होता है। तीसरी बेटी आरती जिसकी उम्र 4 साल होती है, और चौथी बेटी फूलकंवर जिसकी उम्र 2 साल होती है, और 5वीं बेटी यमुना जिसकी की उम्र 1 साल होती है। अब मगनलाल जो गुस्सा में होता है वो घर के बाहर आता है। वो देखता है कि उसके 5 बच्चे बाहर खेल रहे हैं। अब वो जोर से चिल्लाता है कि चलो अंदर चलो, सुबह से सारा दिन खेलती रहती हो। तभी लीला अपनी उसकी सबसे छोटी बेटी जो कि यमुना थी, इसकी उम्र 1 साल थी, उसे लेके और अपनी दोनों तीनों बहनों को लेके घर के अंदर आती है। जैसे ही वो घर के अंदर आती है तो अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है। अब जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है वो अंदर इधर उधर गुस्से में घूमने लगता है। अब जैसे ही वो अंदर गुस्से में घूमने लगता है तो वो कहता है अपनी बच्चों की ओर देख के कि मैं तुम्हारी वजह से अपनी ज़मीन को नहीं बेच पा रहा। तभी देखते हैं कि उसको कुल्हाड़ी मिल जाती है, और कुल्हाड़ी जैसे ही उसको मिलती है तो अपनी सबसे छोटी वाली जो बच्ची होती है, जो 1 साल की होती है, जिसका नाम जमुना था, उसकी गर्दन एक बार में ही काट देता है। एक ही बार में उसकी बेटी मर जाती है। उसके बाद वो अपनी दूसरी बेटी को भी ऐसे ही मारता है। उसके बाद वो अपनी तीसरी बेटी को भी ऐसे ही मारता है। उसके घर में चीख पुकार मचती है, क्योंकि उसकी 2 बेटियां बड़ी भी थीं। वो चिल्लाती हैं, रोती हैं, लेकिन वो किसी की ओर नहीं देखता। वो एक एक करके अपनी 5 बच्चियों की जान ले लेता है। लड़कियां जितनी जोर से हो सकती थीं, चीख सकती थीं, चिल्ला सकती थीं। तो बाहर से कुछ लोग जाते हैं तो उसके घर में से बच्चियों की जोर जोर से रोने की आवाज़ आती है। तो वो लोग उनकी माँ के पास जाते हैं कि तुम्हारे घर में से बच्चियों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, जल्दी जाओ देखो तुम्हारे घर में क्या हुआ। अब पत्नियां जैसे ही ये बात सुनती हैं वो दौड़ी दौड़ी घर पे जाती हैं, और घर पे जाके देखती हैं वो खिड़की में से, तो अंदर उसका पति जो होता है उसकी बच्चियों पे कुल्हाड़ी से वार कर रहा होता है। तो एक बच्ची अभी जिंदा होती है उस समय पे। वो देखती हैं कि जो एक बच्ची जिंदा बची थी उसको भी उसका पति जो होता है वो कुल्हाड़ी से काट के मार डालता है। अब उसकी पत्नियां उसको अंदर देखती हैं कि वो बच्चियों को मार रहा है, तो उसकी पत्नियां जोर जोर से रोने लगती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं। जैसे ही वो जोर जोर से चीखती और चिल्लाती हैं तो उसके जो आसपास के लोग होते हैं वो उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुन के पास आते हैं, और उसके साथ में ही जो उसके उन औरतों के जेठ और देवर थे, यानी कि मगनलाल के बड़े और छोटे भाई थे, वो भी दौड़ के आते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ये दोनों औरतें क्यों चिल्ला रही हैं। अब वो अपना दरवाज़ा खोलता है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है। अब वो कुल्हाड़ी को लेके ना जाने उससे क्या हो गया था, वो घर में कभी इधर दौड़े कभी उधर दौड़े। अब वो चिल्ला रहा था जोर जोर से। अब जैसे ही होता क्या है, जो उसकी पत्नियां होती हैं वो अपनी बच्चियों के पास जाने की कोशिश करती हैं। अब जैसे ही वो औरतें अपनी बच्चों के पास जाने की कोशिश करती हैं तो वो अपनी दोनों पत्नियों पर भी कुल्हाड़ी लेके चले जाता है मारने के लिए। अब वो दोनों औरतें डर जाती हैं, क्योंकि उसने पहले ही 5 खून किए हुए थे। वो वहाँ से डर के भाग जाती हैं। अब उसने 5 हत्याएं की थी तो उसके आसपास आने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब होता क्या है, वो आदमी अपने घर के अंदर जाता है, घर के अंदर से एक रस्सी निकालता है। उसके घर में एक सागवान का पेड़ होता है। अब वो सागवान के पेड़ पे चढ़ता है, रस्सी बांधता है और उस पर फांसी लगा के लटक जाता है।
वो अपनी जीवन लीला ख़त्म करना चाहता था। अब वो जब वो फांसी पे लटका होता है तो उसका भाई, जो बड़ा भाई होता है, वो अपनी जीवन लीला ख़त्म करना चाहता था। जब वो फांसी पे लटका होता है तो उसका जो सबसे बड़ा भाई होता है छगनलाल, वो जल्दी से पेड़ पे चढ़ता है और उस रस्सी को काटता है। जैसे ही वो रस्सी को काटता है तो मगनलाल नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। जब वो ज़मीन पर गिरता है तो उसकी वो हालत नहीं होती कि वो किसी का विरोध कर सके। तो छगनलाल कहता है कि भाइयों, इसे पकड़ो और जल्दी से एक पेड़ से बांध दो। उसे उसी पेड़ से बांध दिया जाता है जिस पे कि वो फांसी लगाने के लिए लटका था। उसे इसलिए उस पेड़ से बांध दिया जाता है कि कहीं वो होश में आके या तो खुद को या दूसरे लोगों को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचा सके। अब तभी उस गांव के सरपंच जो होते हैं, उनके पति होते हैं, उनका नाम होता है राधे श्याम। राधे श्याम जी के पास ये खबर पहुंचती है कि ऐसे बात है कि मगनलाल ने अपनी 5 बच्चे मार दी हैं, वो फांसी चढ़ गया था और वो गाँव में ड्रामे कर रहा है। अब क्या होता है, राधे श्याम जी तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं। अब वहाँ पे पुलिस आती है। अब पुलिस उसको हिरासत में लेती है और उसको जेल भेज देते हैं। और जब उसे जेल भेज देते हैं तो वहाँ पे उसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं कि किस किस ने देखा था, क्या क्या हुआ था। उसकी पूरी चार्जशीट तैयार करते हैं और चार्जशीट तैयार करने के बाद अदालत में भेज देते हैं। अब जैसे ही चार्जशीट अदालत पहुँचती है, जो कि निचली अदालत होती है, ये बात 3 फरवरी सन 2011 की है। 3 फरवरी सन 2011 को इन दोनों का मामला सुना जाता है, दोनों वकीलों की जरेबी सुनी जाती है। अब बाद में जो निर्णय निकलता है तो अदालत बोलती है कि इस व्यक्ति को जब तक उस फांसी पर लटकाया जाए जब तक कि इसकी जान न निकल जाए। अब उसकी फांसी की सज़ा मुकर्रर की जाती है। अब इसके बाद इस केस को हाई कोर्ट में ले जाया जाता है। अब इसके बाद जो हाई कोर्ट में जाता है वो डेट होती है 14 सितंबर सन 2011 को। अब हाई कोर्ट में भी इसके केस को देखा जाता है और हाई कोर्ट में भी इसकी जो सज़ा होती है, जो निचली कोर्ट ने दी थी, उसको बरकरार रखा जाता है। क्योंकि हाई कोर्ट में भी बोला जाता है कि इस व्यक्ति को जब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक कि इसकी जान न निकल जाए। अब अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट में। ये तारीख थी 9 जनवरी सन 2012 और सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को देखा जाता है और इसकी सज़ा को वैसे ही मुकर्रर किया जाता है जैसे कि निचली कोर्ट और हाई कोर्ट में इसकी सज़ा दी थी कि इसको सजाए मौत ही रखी जाएगी। अब दया याचिका पहुंचाई जाती है राष्ट्रपति जी के पास। अब राष्ट्रपति जी इस मामले के बारे में सुनते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं, तो राष्ट्रपति जी क्लियर कह देते हैं कि इस व्यक्ति को जीने का कोई अधिकार नहीं है, इसको फांसी की सजा ही होनी चाहिए। जो अपील होती है उसको खारिज कर देते हैं, सुनते ही नहीं। जो इसकी अपील होती है उसको खारिज कर देते हैं, उसको सुनते ही नहीं हैं और उसकी सजा की डेट मुकर्रर कर देते हैं। राष्ट्रपति जी 22 जुलाई सन 2013 को साफ साफ कह देते हैं कि इसकी फांसी की सजा मुकर्रर रखी जाएगी। 8 अगस्त सन 2013 को जिला एवं सत्र न्यायालय सीहोर ये ब्लैक वारंट जारी कर देते हैं 8 तारीख का कि 8 अगस्त को इसको सेंट्रल जेल जबलपुर में फांसी दे दी जाए, यानी कि इसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। अब जैसे ही ये आदेश सेंट्रल जेल को मिलता है तो सेंट्रल जेल इस मामले में तैयारी करना शुरू कर देती हैं। 7 तारीख को ही वो जेल में रस्सी मंगाते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन फांसी देगा क्या कौन नहीं देगा, कौन कौन डॉक्टर रहेंगे, कौन कौन लोग उस समय वहाँ पे रहेंगे, ये सारी तैयारी करना शुरू कर देते हैं और साथ में ही फांसी देने की रिहर्सल भी शुरू कर देते हैं। अब पूरी सेंट्रल जेल में ये शोर मच गया था कि मगनलाल की जो फांसी की सज़ा तय हुई थी, अब वो उसकी तारीख आ चुकी है और कल सुबह उसे फांसी दी जाएगी। अब ये बातें चल ही रही थीं, जेल में प्रक्रिया चल रही थी, कैदियों के बीच में बातें चल रही थीं, तभी एक एनजीओ ने अपनी तरफ से तहरीर दी कि अभी इस केस में कुछ बाकी है, क्योंकि पुलिस ने जो चार्जशीट तैयार की है उसमें कोई ना कोई कमी है। उन्हें लगता था कि इसमें कोई ना कोई कमी है और उन्होंने ये भी अपील की कि इनकी सज़ा कुछ कम कर दी जाए, इन्हें फांसी हटा के इन्हें हो सके तो उम्र कैद की सज़ा दे दी जाए। जो कानूनी दावपेच थे वो लगाना शुरू कर देते हैं। आखिरकार ऐन वक्त पर यानी कि 7 अगस्त सन 2013 को इस मामले की सुनवाई जो होती है सुप्रीम कोर्ट में होती है और सुप्रीम कोर्ट से आदेश आता है कि इसकी फांसी को रोक दिया जाए और जब तक अगला आदेश ना आ जाए इसकी फांसी ना दी जाए। मतलब कि उस व्यक्ति की फांसी में सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी थे। अगले दिन सूरज निकलता और उसकी तैयारी होती और उसको फांसी दी जाती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद उसकी फांसी रोक दी जाती है। दोस्तों, उस व्यक्ति को आज भी फांसी नहीं हुई है और वो फांसी का इंतज़ार आज भी कर रहा है। कानून है,
कानून तो कानून है, अब पता चले कानून उसको कब फांसी देगा। दोस्तों, इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको बताना है कि गुस्से में लिए हुए फैसले बहुत ही गलत साबित होते हैं। क्योंकि वो मई से अपनी ज़मीन बेचना चाह रहा था, अब जून आ जाती है। उसकी पत्नी अपनी जगह बिल्कुल सही होती हैं कि अगर वो अपनी ज़मीन अगर बेच देगा तो उसका घर का खर्चा कैसे चलेगा। आगे उसकी 5 बेटियां हैं, उनकी शादी भी करनी है, लेकिन वो नहीं मान रहा था, वो अपनी ज़मीन बेचना ही चाहता था। और उस आदमी के अंदर एक गलत आदत और थी, वो शराब पीता था। अगर वो ज़मीन को बेच देता तो हो सकता था वो कि सारे पैसे की शराब पी जाता, क्योंकि उसके घर में जो उसकी बीवियाँ थीं, बसंती और संतू, वो मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चला रही थीं। उन 5 बच्चियों में से किसी की भी जान नहीं बची। पुलिस को सारे सबूत मिल चुके थे, पूरी प्रक्रिया फिनिश हो चुकी थी और ये तय हो चुका था कि उसी ने अपनी 5 बच्चियों को मार डाला। अब आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। तो जाते जाते दोस्तों, इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या आपको विचलित करना नहीं था, बस आपको सतर्क करना था।